शायद ये जानकर आपको हैरानी होगी कि लगभग 90% मेन जंगलों से ढका हुआ है। आज के इस मॉडर्न दौर में भी वहाँ असली जंगल है, ऐसे जंगल जिनके भीतर अनसुलझे रहस्य छिपे हुए हैं। यही वजह थी कि मैंने पार्क रेंजर बनने का फैसला किया था। प्रकृति के बीच रहने का मौका और उस जंगली अनछुए विल्डरनेस का मजा लेना मेरा हमेशा से यही सपना था। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि कुछ जगहों को छेड़ना नहीं चाहिए, और अब मैं दूसरों को भी यही चेतावनी देता हूँ। मेरा सपना पूरा हुआ जब मुझे मेरी पहली जॉब मिली। मुझे उत्तरी मेन में एक छोटे से रेंजर स्टेशन पर भेजा गया। वो इलाका अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। सैकड़ों साल पुराने पेड़ जो आसमान को छूते हैं, और वो पथरीली जमीन जो पहाड़ियों और गहरी घाटियों का शानदार नज़ारा दिखाती है। बचपन से ही जब मैं स्काउट था, तब से मैंने सोचा था कि काश मेरा असली काम ऐसा हो कि मैं इस शांति और सुकून को जी सकूं, और अब वो हकीकत बन चुकी थी। रेंजर स्टेशन असल में एक लकड़ी का कैबिन था। अंदर जाते ही मुझे गर्माहट का एहसास हुआ। कैबिन के अंदर आग जल रही थी और एक बुजुर्ग आदमी उसकी देखभाल कर रहा था। मैं अंदर गया, हाथ बढ़ाया और बोला, मैं यहाँ का नया रेंजर हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन वो आदमी चुपचाप पीठ करके बैठा रहा। कुछ पल अजीब सी चुप्पी रही। फिर मैंने धीरे से हाथ नीचे कर लिया। आखिरकार वो मुड़ा। वो ठिगना और भारी भरकम सा आदमी था। उसके भूरे बाल थे और उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बिना कुछ कहे कॉफी पॉट वाली मेज की तरफ चला गया। मैं चुपचाप खड़ा रहा। उसने कॉफी डाली और एक बड़ी सी लकड़ी की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। फिर उसने कप से एक लंबा घूंट लिया और पहली बार उसकी भारी आवाज निकली, तुम्हारा नाम क्या है? सर, रेंजर पर्सन, रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी। उसने कुछ देर तक मुझे घूरा, फिर गुर्राते हुए बोला, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा एनर्जी है तुम्हारे अंदर। मैं हल्की सी हंसी के साथ बोला, सॉरी सर, बस थोड़ा एक्साइटेड हूँ। ठीक है, और ये सर्वर छोड़ो, मेरा नाम है हिक्स, बस वही बोलना। उसने कप नीचे रखा, कोट उठाया और मुझे इशारे से बाहर आने को कहा। बाहर जाकर हम दोनों रेंजर ट्रक में बैठे। फिर वो बोला, चलो जंगल से तुम्हारी पहचान करवाते हैं। काफ़ी देर तक हम चुपचाप गाड़ी चलाते रहे। सड़कें ऊबड़ खाबड़ थीं, लेकिन मेरे लिए जंगल का नज़ारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। मैं वहाँ के नज़ारों में खोया हुआ था कि तभी उसकी भारी आवाज़ सुनाई दी, सुनो पर्सन, इस काम में लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल होता है। हमेशा चौकन्ने रहना, तैयार रहना। बिना सोचे समझे मैं सीधा होकर बैठ गया। यस हिक्स, बिल्कुल, मैं ध्यान रखूंगा। फिर हम एक रिज लाइन पर पहुंचे। हिक्स बाहर निकला और मैं भी उसके पीछे चला गया। उस वक्त सूरज ढल रहा था। लाल आकाश ने पूरे जंगल को एक पेंटिंग जैसा बना दिया था। मैं उस नज़ारे को बस निहार ही रहा था कि हिक्स ने अचानक मेरे हाथ में दूरबीन थमा दी। यहाँ से देखो, तुम्हें 3 फायर लुकआउट स्टेशन नजर आएंगे। मैंने देखा तो दूर घने जंगल में मुझे 3 छोटे छोटे रोशनी के धब्बे दिखाई दिए। हिक्स ने कहा, उन वॉचर्स से अच्छे से जान पहचान बना लेना, हाल ही में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं। मैंने पूछा, कैसी प्रॉब्लम्स? वो धीरे से सर हिलाने लगा। कहते हैं इन जंगलों में कुछ है, कुछ ऐसा जो लोगों को मार देता है या गायब कर देता है। बकवास है, पर बच्चे और अजीब लोग बार बार यहाँ आते हैं। कोई सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं और जंगल को नुकसान पहुंचाते हैं। मेरे लिए ऐसी डरावनी कहानियां नई नहीं थीं। मैंने कहा, तो मतलब लोग सच में गायब हो जाते हैं? उसने जवाब दिया, हाँ, ये सब तब से शुरू हुआ जब कुछ हाइकर्स 70s में मरे मिले थे, लेकिन असल में ऐसी कहानियां उससे पहले से ही चल रही थी। उनके साथ क्या हुआ था हिक्स? एक भालू था, बहुत बड़ा। उनके शरीर पर पंजों और दांतों के गहरे निशान मिले थे। उनकी काफ़ी बुरी हालत थी। आज भी लोग रिपोर्ट करते हैं कि उन्होंने किसी खून से लथपथ हाइकर को देखा है या पुराने फ्रंटियर वाले आदमी को मदद के लिए पुकारते हुए सुना है। उनका कहना है कि जो लोग पहले मर चुके हैं वो दूसरों को अपनी तरफ बुलाते हैं
और जो लोग उनकी तरफ जाते हैं या उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं वो कभी वापस नहीं आते। उसने गला साफ किया और फिर बोला, और इन बेवकूफ़ों की वजह से हमें मुसीबत उठानी पड़ती है। ये लोग यहाँ कचरा फैलाते हैं, कभी कभी आग लगाने की कगार तक पहुंच जाते हैं, सिर्फ इन भूत प्रेत या राक्षसों के सबूत ढूंढने के लिए। और ये सब तब से हो रहा है जब से वो पॉडकास्ट आया है, द डीप फॉरेस्ट वाला पॉडकास्ट। हम दोनों वापस ट्रक में बैठे और लौटने लगे। मैंने कहा, कौन सा पॉडकास्ट? मैंने वो पॉडकास्ट नहीं सुना। तभी हिक्स झुंझलाकर बोला, उस बेवकूफ़ की वजह से इस इलाके का नक्शा हर सनकी के पास है और उसने हमारी ज़िंदगी मुश्किल कर दी है, क्योंकि हमें बार बार ऐसे बेवकूफ़ों को बचाने जाना पड़ता है जो असली जंगल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मैं बस चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा, ट्रक की हेडलाइट से रोशन होते अंधेरे जंगल को देखता रहा। फिर मैंने पूछा, क्या कभी सच में कोई गायब हुआ है? मतलब इन खोए हुए लोगों को देखने के बाद? हिक्स कुछ पल चुप रहा। उसका पहले वाला आत्मविश्वास थोड़ा हिला हुआ सा लगा। एक बात समझ लो, ये जंगल बहुत पुराने हैं, बहुत ही बेरहम हैं। अगर इन्हें इज्जत नहीं दी तो ये कभी माफ़ नहीं करते। लोग गायब हुए हैं, लेकिन सबकी एक ही वजह होती है, रास्ता भटकना या जानवरों से टकराना। यहाँ कोई राक्षस नहीं है। फिर उसने ज़बरदस्ती हंसने की कोशिश की, लेकिन मुझे उसके लहजे में हल्की झिझक साफ महसूस हुई। अगले कुछ महीने काफ़ी शांत गुजरे, सिवाय कभी कभार उन लोगों को बचाने के जिन्हें हिक्स हमेशा बेवकूफ़ कहता था। मैंने पॉइंट अल्फा वाली फायर वॉचर से दोस्ती कर ली थी। उसका नाम आयरिस था। उसकी धीमी नर्म आवाज़ अक्सर रात को रेडियो पर सुनाई देती। वो तारों के बारे में बात करती थी जिन्हें वो ड्यूटी के दौरान गौर से देखती थी। बाकी 2 टावर वाले तो बस अपनी रिपोर्ट देते, क्योंकि वो अलग थलग रहना ही पसंद करते थे। फिर एक दिन 6 नौजवानों का ग्रुप रेंजर स्टेशन पर पहुंचा। सबके हाथ में फ़ोन थे। कोई टिकटॉक चला रहा था या फिर सोशल मीडिया में बिजी था। जो लड़का उन्हें लीड कर रहा था वो दुबला पतला था, छोटी दाढ़ी रखे हुए था। वो सीधे हिक्स और मेरी तरफ बढ़ा, जबकि उसके बाकी साथी अपनी जंगल में एंट्री रिकॉर्ड कर रहे थे। हिक्स ने धीरे से कहा, नौटंकी के लिए तैयार हो जाओ। फिर उसने उस लड़के से कहा, तो बेटा आज किस काम से आए हो? लड़का बोला, ऑफिसर हम बस अपना कैंपिंग प्लान सबमिट करने आए हैं। फिर उसने कुछ पेपर्स हिक्स की तरफ बढ़ाए, लेकिन हिक्स ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और मुझे इशारा किया कि वो पेपर्स मैं ले लूं। हम ऑफिसर नहीं हैं बेटा, हम पार्क रेंजर्स हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम लोग इन गहरे जंगलों में कुछ दिन बिताने के लिए तैयार हो? ये जगह कैंपिंग के लिए इतनी आसान नहीं है। लड़के के ईगो को जैसे चोट लगी हो। वो थोड़ा आहत सा दिखा। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं ऑफिसर। हम अपने पॉडकास्ट का ऑन लोकेशन एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुझे यकीन है आपने इसके बारे में सुना होगा, द डीप फॉरेस्ट पॉडकास्ट। हिक्स के चेहरे पर जरा सी भी हंसी या दिलचस्पी नहीं थी। उसने पूछा, और तुम सब वहां जाकर करोगे क्या? तभी ग्रुप के कुछ लोग उसके पास आ गए। एक लड़की ने पूछा, जॉश सब ठीक है? मैं चाहती हूँ सेटअप से पहले कुछ रिकॉर्डिंग कर लूँ। जॉश बोला, मैं बस ऑफिसर्स को बता रहा हूँ कि हम यहाँ कैंपिंग करने वाले हैं। ये बोलते हुए उसने हम दोनों की तरफ इशारा किया। उस लड़की ने अपने फ़ोन में लगे छोटे से माइक्रोफोन को निकाला और बोली, चलो इन्हीं दोनों ऑफिसर्स से शुरू करते हैं। आप दोनों हमें डीप फॉरेस्ट 7 की मिस्ट्री के बारे में कुछ बताएंगे। आपको पता है ना, वो कैंपर्स जिनके साथ यहाँ 70s में कुछ हुआ था। और उसने माइक्रोफोन हिक्स के मुंह के पास कर दिया। हिक्स की आंखें जैसे उसे चीर रही थी, लेकिन लड़की को इसकी कोई परवाह नहीं थी। सुनो यहाँ जॉश, यही नाम है ना तुम्हारा? तुम और तुम्हारे ये छोटे मोटे साथी, तुम लोग नियमों की इज्जत करोगे, वरना मैं तुम्हें खुद उठाकर इन जंगलों से बाहर फेंक दूंगा। किसी भी वाटर सोर्स से 100 फीट के भीतर कैंप मत लगाना। कैंप फायर के नियम किसी भी हालत में मत तोड़ना। अगर तुम लोगों ने यहाँ तोड़फोड़ की तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हें यह जंगल वैसे ही छोड़कर जाना होगा जैसे ये तुम्हारे आने से पहले था। और सबसे ज़रूरी बात, कहीं भी खुदाई मत करना।
ये बोलकर हिक्स मुड़ा और मुझे उनके हवाले छोड़कर कैबिन के अंदर चला गया। फिर उस लड़की ने मुझे देखा और कहा, खैर उनसे तो कोई मदद नहीं मिली। आप बताइए ऑफिसर, आपने यहाँ कोई अजीब चीज़ देखी है? कभी कोई पुराना गुमशुदा कैंपर इन जंगलों में नजर आया हो? मैंने सीधे सीधे जवाब दिया। जैसा उन्होंने कहा, हम रेंजर्स हैं, ऑफिसर्स नहीं, और यहाँ कुछ भी अजीब नहीं है, बस एक खूबसूरत जंगल है, तो वहाँ बाहर अपना ध्यान रखना। उस लड़की ने, जिसका नाम कैमी था, उसने माइक्रोफोन नीचे किया और बोली, ये अच्छा इंट्रो रहेगा। अब अगले सेगमेंट में हम बताएंगे कि कैसे कैंपर्स ने सोचा कि सब कुछ सेफ है, लेकिन तभी जॉश हंसा। अरे ऑफिसर, चिंता मत करिए, हम जंगल को साफ सुथरा ही रखेंगे। चलिए 5 दिन बाद वापस आकर मिलते हैं। हम एक खास जगह पर कैंप करने जा रहे हैं, कहते हैं कि वो जंगल का सेंटर है। और इतना बोलकर जॉश और कैमी अपने बाकी ग्रुप से मिलकर फिर से सोशल मीडिया में बिजी हो गए और धीरे धीरे जंगल के अंदर चले गए। मैं वापस कैबिन में पहुंचा तो हिक्स हमेशा की तरह कॉफी पॉट के पास खड़ा था, सर हिलाते हुए खुद से बड़बड़ा रहा था, बेवकूफ़, निहायती बेवकूफ़। फिर उसने मुझे देखा और कहा, पार्सन, ध्यान रखना कि तुम रेगुलर पेट्रोल्स करो। मुझे पक्का यकीन है कि इन्हें जल्द ही किसी न किसी से बचाने के लिए हमें जाना पड़ेगा। मैं कुछ सप्लाईज लेने टाउन जा रहा हूँ। अगर कुछ भी अजीब लगे तो रेडियो पर कॉल करना। हिक्स की आवाज़ में उस वक्त कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मुझे लगा कि शायद वो डर था। उस शाम मैं कैबिन में अकेला था, तभी रेडियो से अचानक वो जानी पहचानी स्टैटिक की आवाज़ आई और फिर आयरस की नर्म आवाज़ सुनाई दी। रेंजर स्टेशन, ये फायर वॉच अल्फा है, क्या आप जाग रहे हैं? उसकी आवाज़ सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने कॉफ़ी नीचे रखी और रेडियो पर जवाब दिया, ये रेंजर स्टेशन है, अपना स्टेटस बताओ अल्फा। आज रात सब कुछ शांत है रेंजर स्टेशन, आसमान साफ है और यहाँ से मर्क्यूरी का खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। उसकी वो बात सुनकर मैं हंसा। कभी मुझे भी उस टेलीस्कोप से मरकरी का नज़ारा दिखाओ अल्फा, जिसे तुम देखती हो। आयरिस ने रेडियो पर खिलखिलाकर जवाब दिया, रेंजर स्टेशन, ये प्रपोजल है क्या? क्योंकि यहाँ ऊपर इस जॉब में अकेले मैं बोर हो गई हूँ। मैंने कहा, तो जब तुम्हारा असाइनमेंट खत्म हो जाए तब हम पर्सनली मिल लेंगे। रेडियो पर उसकी हल्की सी हंसी गूंजी। ठीक है, हम ये कर सकते हैं, मैं अपना टेलीस्कोप भी ले आऊंगी। तभी अचानक लाइन में स्टैटिक आ गया। अल्फा, तुम्हारी आवाज़ कट गई, अभी भी सुन रही हो? लेकिन बस स्टैटिक आता रहा। अल्फा, ये रेंजर स्टेशन है, प्लीज़ रिस्पॉन्ड करो। लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। आयरिस, तुम ठीक हो ना? तभी अचानक रेडियो दोबारा चला और मुझे बैकग्राउंड में चीखें और रोना सुनाई दिया। फिर किसी ने चिल्लाकर कहा, रेंजर स्टेशन, ये अल्फा है, इमरजेंसी है, प्लीज़ रिस्पॉन्ड करो। अल्फा, ये रेंजर स्टेशन है, वहाँ क्या हो रहा है? तभी आयरिस ने कहा, एक लड़की अचानक जंगल से भागती हुई मेरे टावर पर आई है। वो हिस्टेरिकल है और खून से लथपथ है, तुम्हें तुरंत यहाँ आना होगा। रुको आयरिस, मैं आ रहा हूँ। मैंने ये बोलते ही जैकेट और फर्स्ट एड किट उठाई और रेंजर ट्रक में कूद गया। फिर फायर वॉच टावर की तरफ फुल स्पीड में गाड़ी चलाने लगा। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, शायद ये वही ग्रुप होगा जिन्हें हिक्स हमेशा बेवकूफ़ कहता था। या तो वो लोग कहीं गिरे होंगे या फिर कोई बेवकूफ़ी की होगी। लेकिन वो ड्राइव बहुत लंबी लग रही थी। आखिरकार मैं टावर के बेस पर पहुंचा और सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर भागा। वहां आयरिस थी और उसके पास वो लड़की कैमी थी जिससे मैं पहले मिल चुका था। आयरिस ने मुझे इशारा किया कि मैं जल्दी आऊं। मैं तुरंत मेडिकल किट लेकर उसके पास पहुंचा। पहुंचते ही मैंने जोर से पूछा, यहाँ क्या हुआ है? और कैमी की हालत देखने लगा। उसका दायां हाथ जैसे टूट चुका था, सिर्फ चमड़ी से लटक रहा था। चेहरे और सीने पर गहरे कट थे जिनसे खून बह रहा था। मैंने तुरंत गॉज निकाला और घावों को दबाकर खून रोकने की कोशिश की। आयरिस भी चिल्लाई, मुझे नहीं पता,
ये इसी हालत में जंगल से भागती हुई आई है। मैं फर्स्ट एड लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस लड़की की चीखें और रोना वो दर्द से नहीं थी, वो डर से नहीं थी। बार बार वो लड़की चिल्ला रही थी, उन्होंने मार डाला, उन्होंने सबको मार डाला। मैंने उससे पूछने की कोशिश की, किसने मारा और किसको मारा, लेकिन वो लड़की आयरिस की बाहों में तड़प रही थी। हर झटके के साथ उसके जख्म और बिगड़ते जा रहे थे। मैंने एक सेडेटिव निकाला और उसके दूसरे हाथ में इंजेक्ट किया। धीरे धीरे वो शांत होने लगी। मैंने और आयरिस दोनों ने गहरी सांस ली, जैसे कुछ देर के लिए माहौल थम सा गया हो। अगले आधे घंटे तक जितनी भी फर्स्ट एड दी जा सकती थी हमने उसे दी। मैंने रेडियो पर हेलीकॉप्टर के लिए मैसेज किया, लेकिन उन्होंने बताया कि वो कम से कम 1 घंटे में ही पहुंच पाएंगे। मैंने नीचे पड़ी उस बेचारी लड़की के शरीर की तरफ देखा। उसका पूरा शरीर टूट फूट चुका था। रेंजर हिक्स से भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। आयरिस ने अपने हाथों से खून पोंछने की कोशिश की, लेकिन खून हर जगह फैला हुआ था। भगवान जाने उसके साथ क्या हुआ था। कट के निशान और शरीर की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे भालू का अटैक हो, लेकिन वहां आसपास किसी भी भालू को देखे जाने की कोई रिपोर्ट नहीं आई थी। मैंने आयरिस से कहा, क्या तुम खड़ी रहकर इसका ध्यान रख सकती हो जब तक हेलीकॉप्टर नहीं आता? मुझे इसके दोस्तों को ढूंढना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये अकेली नहीं है जिस पर हमला हुआ है। आयरिस ने धीरे से सर हिलाया। वो सदमे की हालत में थी। फिर उसने कहा, लेकिन जाने से पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं दरवाजे तक पहुंच चुका था, मगर रुककर उसकी तरफ मुड़ा। फिर वो बोली, पिछली कुछ रातों से मैंने बाहर अंधेरे में कुछ चलते हुए देखा है। पहले तो लगा मैं पागल हूं, लेकिन वो टावर के आसपास घूम रहा था, जैसे देख परख रहा हो। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे पास कुछ सबूत नहीं था। मुझे लगा शायद मेरी आंखें धोखा दे रही हैं। लेकिन अब उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी उस खून में लथपथ लड़की पर टिक गई। मैं कुछ देर चुप रहा, सोचने की कोशिश की कि क्या कहूं, लेकिन मुझे शब्द ही नहीं मिले। तो मैंने बस सर हिला दिया, जैसे यही जवाब हो। मैंने कहा, भालू होगा। इतने गहरे घाव और इतनी ताकत वही कर सकता है। लेकिन आयरिस घुटनों के बल गिर गई और चीखते हुए बोली, नहीं, वो भालू नहीं है। यहाँ जंगल में कुछ और है, और उसने मुझे देखा था। वो मुझे घूर रहा था, और अब उसने इन्हें मार डाला। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा, तुम बस हेलीकॉप्टर का इंतज़ार करो। बाकी लोग भी शायद जिंदा होंगे, उन्हें मदद की ज़रूरत है। मैं सीढ़ियाँ उतरकर अपने ट्रक की तरफ भागा, पीछे से राइफल उठाई और उसी दिशा में चल पड़ा जिधर से वो लड़की आई थी। वो जंगल बहुत घना था, गाड़ी से तलाश करना संभव नहीं था, तो मुझे पैदल ही तलाश करनी थी। पेड़ों की छतरी ऊपर इस तरह फैली थी जैसे पूरे आसमान को ढक लिया हो। वो जंगल कभी इतना काला नहीं लगा था। बार बार मैंने रेडियो पर आवाज़ दी, हिक्स, रिस्पॉन्ड करो, प्लीज़ रिस्पॉन्ड करो। लेकिन हर बार सिर्फ खामोशी मिलती। मेरी हैवी मैगलाइट अंधेरे रास्ते को रोशन कर रही थी। ज़मीन पर खून की लकीरें दिख रही थी, जो शायद कैमी की थी। रात के अंधेरे में जंगल का रास्ता ऐसा लगता है जैसे आप कहीं जा ही नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी मीलों चल चुके हों। तभी आगे खून का एक बड़ा धब्बा दिखा। उसी के साथ जलती लकड़ियों की गंध हवा में आई। वो एक कैंप साइट था। जैसे ही मैं उसकी हद में दाखिल हुआ, मेरे मुंह से चीख सी निकल गई। वहां जमीन पर आधा इंसानी धड़ पड़ा था, बुरी तरह से चीरा फाड़ा हुआ। उसका चेहरा बस किसी तरह से लटक रहा था, और वो जोश था। इधर उधर टेंट के फटे चीथड़े पड़े थे। एक और शरीर जमीन पर पड़ा था, जिस पर लंबे पंजों के निशान थे। उसमें भी कोई सांस नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी। एक और लाश ऊपर पेड़ों की डालियों में अटकी थी, जैसे जमीन से उठाकर फेंकी गई हो। बाकियों का तो कोई निशान ही नहीं था। मैंने राइफल कंधे से उतारी। वही एक चीज थी जिससे लग रहा था कि थोड़ा बहुत कंट्रोल है मेरे पास, लेकिन हकीकत ये थी, मैं अंदर तक डरा हुआ था। हर कदम भारी पड़ रहा था। तभी अचानक पीछे से टहनी टूटने की आवाज आई।
मैंने झट से उस दिशा में राइफल तानी। मेरे हाथ कांप रहे थे। हेलो, कौन है वहां? मेरा यह सवाल करना ही सबसे बड़ी मूर्खता थी। तभी एक पेड़ के पीछे से कोई आकृति लड़खड़ाते हुए गिरी। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा। फ्लैशलाइट की रोशनी में देखा, वो हिक्स था। जमीन पर पड़ा था। उसके पेट में बड़ा सा गहरा घाव था। हे भगवान, हिक्स, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने अपनी जैकेट निकाली और उसके घाव पर दबाव डालने की कोशिश की। वो खून खांसते हुए बोला, सॉरी पार्सन्स, मैं उन्हें रोक नहीं पाया। मैं उनका पीछा कर रहा था, उन्हें डराने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाया। तभी मैंने उसका घाव देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उसके आर पार चली गई हो। यहां क्या हुआ था हिक्स? इन बेवकूफ लोगों ने, उन्होंने उसे जगा दिया। मैंने रोका, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि उन्होंने उसे ढूंढ निकाला। उसे छुपा कर रखने में मैंने यहां इतना समय बिताया और मैं असफल रहा। हिक्स, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। पार्सन, ये जंगल बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है, और इसमें एक सत्ता रहती है। उसका गुस्सा, उसका जहर, उसकी हिंसा बहुत खतरनाक है। वो खून की खांसी में डूबते हुए कैंपसाइट की तरफ इशारा करने लगा। सिगिल, वो उसे बांध कर रखता था, लेकिन उन्होंने उसे तोड़ दिया, जैसे पहले वाले लोगों ने किया था। फिर उसने मेरा कॉलर पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा। अब वो यहां हर इंसान को मार डालेगा। भाग जाओ, यहां से भाग जाओ पार्सन्स। और फिर एक बड़ा खून का बुलबुला उसके मुंह से निकला। उसकी सांसें थम गईं, उसकी आंखें पीछे पलट गईं और उसका शरीर ढीला पड़ गया। शायद 20 मिनट तक मैं उसकी लाश पकड़े बैठा रहा। फिर किसी तरह खुद को संभालकर उसे धीरे से जमीन पर लेटाया। मैं उठा और उस जगह की तरफ गया जहां हिक्स ने इशारा किया था। वहां की जमीन उखड़ी पड़ी थी। मिट्टी, पत्ते, लकड़ियां हर तरफ बिखरी थी। मैंने हाथों से उस मिट्टी को हटाया तो वहां पत्थर की एक मूर्ति निकली। उस पर पत्तों से बना एक चेहरा उकेरा हुआ था। उसे देखते ही मेरा दिल घिन से भर गया। उस चेहरे में एक अजीब सी भयावहता थी। जमीन में एक दरार पड़ी हुई थी और उस दरार से कुछ बाहर निकल रहा था। मैंने हाथ बढ़ाया, रोशनी में देखा, ताजा लाल खून जमीन से रिस रहा था, जैसे खुद जंगल खून बहा रहा हो। मैं जमीन में दबी उस अजीब सी पत्थर की मूर्ति को देख ही रहा था कि अचानक दूर से एक चीख सुनाई दी। मैं झटपट कैंपसाइट छोड़कर उस आवाज की तरफ भागा। वो चीख इंसानी थी और उसके साथ किसी के दर्द में सिसकने की आवाज भी आ रही थी। मैं घने जंगल को चीरते हुए उस चीख की तरफ बढ़ा। फ्लैशलाइट की रोशनी आगे डाली तो सामने उसी ग्रुप की एक कम उम्र की लड़की खड़ी थी। उसका पूरा शरीर खून में सना था और वो दर्द से रो रही थी। मैंने राइफल कंधे पर टांगी और उसकी तरफ भागा। मैंने चिल्लाकर कहा, वहीं रुको, मैं आ रहा हूं। यह कहते ही मुझे ख्याल आया कि मेरे पास अभी कितनी फर्स्ट एड बची है, और उसी एक पल की हिचकिचाहट ने मेरी जान बचा ली। अचानक एक तेज वार मेरे सामने से गुजरा, मेरे चेहरे को काटता हुआ। वो लड़की एकदम से गायब हो गई और मैं पीछे गिर पड़ा। मैंने संभल कर ऊपर देखा। मेरे सामने वही रूप खड़ा था जो उस पत्थर की मूर्ति पर देखा था। वो पत्तों से बना चेहरा और उसकी आंखों में अंगारों की तरह जलती हुई आंख थी। ऐसा लगा जैसे वो मेरी आत्मा में झांक रहा हो। उसके लंबे ब्लेड जैसे हाथ मेरे ऊपर वार करने को गिरे। मैंने लुढ़क कर उस वार से बचने की कोशिश की, राइफल उठाई और अंधाधुंध फायर कर दी। मैं कोई निशानेबाज नहीं था, लेकिन गोली उसके चेहरे पर लगी। उसने एक डरावनी, अमानवीय चीख मारी और वो चीख सुनकर मैं भागने लगा। राइफल मेरे हाथ से छूट गई, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। पता नहीं कहाँ भाग रहा था, बस अंधेरे में दौड़ता चला गया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि कानों में सुनाई दे रहा था। भागते भागते मैं एक पेड़ से टकरा गया और गिर पड़ा। उठा तो देखा मैं एक खुली जगह पर हूं।
ऐसी जगह जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। चारों तरफ पेड़ थे, मगर इतने ऊंचे और चौड़े कि किसी और ही दुनिया के लग रहे थे। और हर पेड़ पर इंसानी चेहरे थे, वो चेहरे जो चीख रहे थे, और वो सैकड़ों नहीं हजारों थे। जंगल की उस खामोशी में उनकी चीखें गूंज रही थी। फिर पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। वो चीज मुझे ढूंढ चुकी थी। जैसे ही मैं उस पर रोशनी डालता, वो अंधेरे में गायब हो जाता और फिर किसी और कोने से नजर आता। उसने कोई शब्द नहीं कहे, बस आवाजें निकाली, ऐसी आवाजें जो बहुत प्राचीन थीं, और वो आवाजें शिकार किए जाने की थीं। मेरे पास अब लड़ने के लिए कुछ नहीं था। मैं उन पेड़ों के बीच से निकलकर फिर गहरे जंगल में भागा। पीछे से उसकी सांस मेरी गर्दन से टकराई और उसके पंजे मेरे पीठ तक पहुंच गए। और तभी मैंने एक आवाज सुनी, हेलीकॉप्टर के रोटर की आवाज। मैं दिशा बदलकर झाड़ियों और कांटों को चीरता हुआ हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ा। हर कदम पर पीछे से पत्तों की सरसराहट और उसकी पास आती सांस सुनाई दे रही थी। और फिर अचानक मैं जमीन पर गिर पड़ा। पहले तो एड्रेनलिन ने दर्द को दबाए रखा, लेकिन कुछ सेकंड में जलती हुई आग सी पीड़ा मेरी पीठ में फैल गई। वो मेरे मांस को चीर चुका था, खून की धार बह रही थी। हेलीकॉप्टर की आवाज और तेज हो रही थी। समय जैसे थम गया था। मैं हेलीकॉप्टर के इतना करीब था, लेकिन फिर भी मेरी मौत पक्की थी। जंगल खुद मेरी तकलीफ पर खुश होता लग रहा था। खून जमीन में गिरकर उसे सींच रहा था। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी और तभी अंधेरा एकदम से रोशन हो गया। कहीं से एक फ्लेयर चमका और आखिरी बार होश खोने से पहले मैंने देखा एक इंसान मेरे पीछे खड़ी उस चीज पर हथियार ताने खड़ा था। और फिर सब कुछ काला हो गया। जब आंख खुली तो मैं अस्पताल के बिस्तर में था। मुझे समय का कोई अंदाजा ही नहीं था। पूरा शरीर पट्टियों में लिपटा था, जैसे कोई मम्मी हो। अगले कुछ दिनों तक पुलिस, FBI और न जाने कितनी एजेंसियों ने मुझसे सवाल किए और मेरे पास उनके लिए कोई जवाब नहीं था। मेडिकल टीम ने बताया कि कैमी वॉच टावर में जीवित मिली। वो बुरी तरह से घायल थी और बेहोशी की हालत में थी। ग्रुप के बाकी लोग या तो मारे गए थे या गुम हो गए थे। न्यूज़ मीडिया ने इस कहानी को खूब उछाला, जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन आखिरकार सब कुछ भालू के हमले पर डाल दिया गया, जैसा हमेशा से होता आया है। आयरिस और बाकी सब लापता थे। मान लिया गया कि भालू ने उन्हें भी मार दिया। बहुत बड़ा सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन कोई और जीवित नहीं मिला। जब मैं चलने लायक हुआ तो सर्च पार्टी के साथ लौटा। सबको उम्मीद थी कि मैं कुछ नया बताऊंगा। मैं उन्हें उस कैंपसाइट पर ले गया, वहां जहां जमीन में पत्तों वाले चेहरे की पत्थर की मूर्ति गड़ी थी, लेकिन अब वो गायब थी। मैंने नाखूनों से मिट्टी खोदी, मेरी उंगलियों में खून निकल आया, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर हफ्तों तक मैं जंगल में भटकता रहा, उस जगह की तलाश में जहां पेड़ों में चेहरे थे। ड्रोन उड़ाए गए, गाइड्स लगाए गए, लेकिन किसी को कोई निशान नहीं मिला। आखिरकार सबने मान लिया कि मैं पागल हो चुका हूं। मेरी बातें किसी सबूत के बिना बेईमानी लग रही थी और फिर मेरी कहानी धीरे धीरे भुला दी गई। कल मैं फिर से उसी जंगल में था, अंधेरी झाड़ियों में देख रहा था, और तभी मुझे आवाज आई, नरम धीमी आवाज। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो मुझे एक खुली जगह तक ले गई, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। और वहां बीच में वो खड़ी थी। उसके हाथ में नारंगी फ्लेयर गन थी और उसके कपड़े फटे हुए थे। बालों में पत्तों का घेरा था, जबड़ा एक और से टूटा हुआ था और शरीर पर गहरे घाव थे। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और वो मुझे गुस्से और प्रतिशोध से देख रही थी। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि वो कौन थी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इससे मुझे पता लगेगा कि किस किस ने पूरी कहानी सुनी है। वीडियो को लाइक और हाइप करना भी मत भूलना, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।